हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू ऑन माय चैनल द टीचर्स अड्डा 07। सो आज की जो हमारी वीडियो है वो है आरआरबी एनटीपीसी से रिलेटेड, जिसके रिगार्डिंग मुझे लोगों के मैसेज आए हुए हैं कि मैम आरआरबी एनटीपीसी पर वीडियो बनाइए। तो आज की जो वीडियो है हमारी आरआरबी एनटीपीसी के लिए ही है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो की। आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम कब है, क्या डेट फाइनल हुई है, या इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी जानकारी के बारे में बातें करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल द टीचर्स अड्डा 07, और अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। तो आरआरबी एनटीपीसी का जो आपका एग्ज़ाम है वो 15 दिसंबर को फाइनल हुआ है। ठीक है, 15 दिसंबर को उसके एडमिट कार्ड जो हैं आपके वो मिड ऑफ नवंबर में आएंगे, नवंबर के बीच में मतलब कि 15-16 तारीख के आसपास आपके एडमिट कार्ड भी जारी हो जाएंगे। जो आरआरबी एनटीपीसी का आपका जो टेंडर फाइनल हुआ है, एजेंसी को जो एग्ज़ाम कराने का टेंडर मिला है वो आपका 353 करोड़ में फाइनल हो चुका है। तो अब आपका एग्ज़ाम डिले होने की कोई संभावना ही नहीं बचती है। तो अब आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी बिल्कुल जी जान से कर दीजिए, क्योंकि अब इतना टाइम भी नहीं बचा हुआ है आप लोगों के पास कि 6-7 महीने हैं या कुछ भी है। बहुत डिले हो चुका है एग्ज़ाम पहले ही। तो आखिरी मौका कैसे है ये भी बताते हैं। आखिरी मौका आपका ये इसलिए है क्योंकि रेलवे की जो आपकी वैकेंसी है ऐसे नहीं होती है कि टेट सीटेट की तरह हर साल फॉर्म निकल रहे हैं आपके, हर साल एग्ज़ाम हो रहे हैं आपके, ऐसा नहीं होता है। काफ़ी टाइम बाद निकलती हैं। और आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी का जो ये आपकी वैकेंसी है ये अभी कोई दूर दूर तक संभावना नहीं है कि कब होंगी। तो लगभग 3-4 साल या उससे भी ज़्यादा के बाद ही होंगी। तो आपके पास ये आखिरी मौका इसलिए होता है, जिन लोगों ने फॉर्म फिल किया हुआ है, जो तैयारी कर रहे हैं, वो इसे आखिरी मौका ही मानकर चलें तो वो बेहतर होगा। क्योंकि एज लिमिट भी होती है, फिर कुछ लोगों की एज लिमिट भी नहीं रहती है एग्ज़ाम देने के लिए। तो ये इसलिए आपके पास बहुत अच्छा मौका है और आखिरी मौका मान के से चलें। आरआरबी एनटीपीसी से रिलेटेड एनडीटीवी ने आप क्या कहा है इसके बारे में, ये भी हम अभी दिखाएंगे आपको इसी वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। इकोसिस्टम की बात की थी और कहा था कि रेलवे के इकोसिस्टम में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से 10 लाख रोजगार पैदा हो सकते हैं। तेजस्वी यादव से पहले पीयूष गोयल वो नेता थे जिन्होंने 10 लाख रोजगार की बात की थी। फर्क यह था कि पीयूष गोयल इकोसिस्टम की बात कर रहे थे। रेलवे की सरकारी नौकरियों के वादे का रिकॉर्ड आप जानते हैं, कई बार बता चुका हूं। तेजस्वी 10 लाख सरकारी नौकरियों की बात कर रहे हैं। पीयूष गोयल के इस बयान के 3 साल हो गए। क्या वो बताएंगे कि 10 लाख की जगह कितने लाख रोजगार रेलवे के इकोसिस्टम में पैदा हुए? And my own sense is that may not be directly in a job in the railways, which then gets reflected in numbers, but certainly through engaging people in work in a variety of different areas across the system. Not less than 1 million jobs can be created in less than 12 months. तो आप अर्थव्यवस्था का बाइस्कोप देख रहे हैं। बहुत तकलीफ हो जाती है मेरी इन बातों से। मैं समझता हूं तभी तो प्राइम टाइम के समय सिग्नल खराब होने लगता है, आवाज गायब हो जाती है। हमारे एक मित्र के लिंक्डइन प्रोफाइल पर रोज मैसेज आते हैं कि उनकी नौकरी चली गई है। उनकी पहचान छिपाते हुए मैं कुछ मैसेज आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। ये पहला मैसेज है, इसमें लिखा है कि मेरे पोस्ट को अनदेखा ना करें। मार्च से मेरे पास नौकरी नहीं है। मैकडॉनल्ड में 6 साल सहायक मैनेजर था। मेरी बचत खत्म हो चुकी है, कहीं भी नौकरी दिला दें। दूसरा पत्र है कि जुलाई में मेरी कंपनी ने कहा कि इस्तीफा दे दें। मैं सदमे में हूं कि ऐसा कैसे हुआ। नौकरी मिलने में मुश्किल आ रही है। 18 साल का मेरा अनुभव है, कहीं भी काम दिला दें। तीसरा मैसेज है, कोविड के शुरू होते ही मार्च से मेरे पास नौकरी नहीं है। मेरे पास क्वालिटी मैनुअल टेस्टिंग का अनुभव है। हर दिन हालत खराब हो रही है। मुझे तुरंत ही नौकरी चाहिए, कुछ कीजिए। सुधार और वापसी की बात बातों में ही ठीक लगती है। इसका सही पता तो तब होगा जब उन्हें नौकरियां मिलने लगेगी जिनकी गई है। एक कमाल की चीज आपको बाइस्कोप में दिखाना चाहता हूं। ट्विटर पर कोई रिलक्टेंट इकोनॉमिस्ट हैं, यानी उदासीन अर्थशास्त्री, उनके हैंडल से एक चीज मिली है। आप देखेंगे कि 2015 से लेकर 2020 तक हर साल एक हेडलाइन ऐसी छपती है कि अर्थव्यवस्था का सबसे बुरा दौर खत्म हो गया है।
इससे पता चलता है कि बुरा दौर 2015 में भी था और 2016, 17, 18, 19, 20 में तो है ही, वो कभी गया ही नहीं था। ये 2015 की मिंट अखबार की हेडलाइन है कि खराब 5% हो गई। अगर 7.5% का होना खराब दौर का जाना है तो -23% खराब स्क्वायर 23 के बराबर खराब होगा, है ना। चलिए 2015 में अगर खराब दौर खत्म हो चुका था तो 2016 की हेडलाइन क्यों है कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने बुरा दौर देख लिया, अब खत्म हो गया। ये प्रधानमंत्री का ही बयान है। फिर चलिए 2016 में बुरा दौर खत्म हो गया तो मिंट में 2017 की ये हेडलाइन क्यों छपी है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का बुरा दौर खत्म हो गया। लो जी, 2015 में जो खत्म हुआ क्या वो तब खत्म नहीं हुआ था जो 2017 में फिर से उसके खत्म होने की बात कही जा रही है। चलिए 2015, 2016, 2017 में बुरा दौर खत्म हो गया तो 2018 में फाइनेंशियल एक्सप्रेस की ये हेडलाइन क्यों है कि अर्थव्यवस्था का सबसे बुरा दौर खत्म हो गया, विकास दर वापस पटरी पर आने वाली है। चलिए 2015, 16, 17, 18 में बुरा दौर खत्म हो चुका है तो 2019 में हिंदू अखबार में ये हेडलाइन क्यों है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बुरा दौर खत्म हो गया है। वेट, प्रिंट की यह खबर 2020 की है, 4 सितंबर की। हेडलाइन ठीक से आप पढ़ रहे होंगे, क्या है? यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बुरा दौर खत्म हो गया। आप समझ गए होंगे, हर साल कहा जाता है कि पिछले साल जो अर्थव्यवस्था का सबसे बुरा दौर था खत्म हो गया है। इसलिए कहता हूं कि फ्लैशबैक में देखा कीजिए, हम कभी भी बुरे दौर से बाहर ही नहीं आए। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने नवंबर 2019 में एक लेख लिखा था। उसमें उन्होंने कहा कि भारत में स्टैगफ्लेशन होगा। इसे हिंदी में मुद्रास्फीति जनित मंदी कहते हैं। मनमोहन सिंह लिखते हैं कि मांग ठहर जाए और मुद्रास्फीति बढ़ने लगे और बेरोजगारी चरम पर हो तो अर्थशास्त्री इस अवस्था को मुद्रास्फीति जनित मंदी कहते हैं। यह एक ऐसा खतरनाक इलाका है जहां से अर्थव्यवस्था को बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपको बता दूं कि यहां स्थिर अर्थव्यवस्था की बात हो रही है, लेकिन भारत में तो इस समय अर्थव्यवस्था स्थिर नहीं है, नीचे की तरफ जा रही है, जीडीपी माइनस में है। ऐसे में जब मुद्रास्फीति जनित मंदी पैदा होगी तब क्या होगा? मनमोहन सिंह की बात सटीक साबित हुई। दिसंबर 2019 में मुद्रास्फीति 7.35% हो गई, जो 5 साल में सबसे अधिक थी। इस साल अगस्त में रिजर्व बैंक की मौद्रिक कमेटी की बैठक में एक सदस्य रविंद्र एच ढोलकिया ने कहा कि उन्हें जीडीपी की विकास दर को लेकर बहुत शंकाएं हैं। मुद्रास्फीति बहुत है, हमारी अर्थव्यवस्था गहरे स्टैगफ्लेशन में है। मुद्रास्फीति जनित मंदी जो मनमोहन सिंह कह गए वो अगस्त में ढोलकिया साहब कह रहे थे। अब देखिए रघुराम राजन क्या कह रहे हैं। अगर बंद हुई कंपनियां फिर से नहीं खुलती हैं तो आपूर्ति पर असर पड़ेगा। अगर लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर देंगे क्योंकि वे नहीं भेज सकते हैं तो इससे हमारी इकोनॉमी का विकास बाधित होगा, क्योंकि इन बच्चों की पढ़ाई खराब होगी जो कम गुणवत्ता वाले काम ही कर पाएंगे। अब इस चक्र को समझ लीजिए। स्कूलों के प्रिंसिपल को जानते हैं तो पता कीजिए, कई बच्चों की फीस आनी बंद हो गई है, टीचरों की नौकरी भी गई है और उनकी सैलरी भी कम हो गई है। आईएमएफ की गीता गोपीनाथ भी कह रही हैं और नोबेल पुरस्कार प्राप्त अभिजीत बनर्जी भी कह रहे हैं कि लोगों के हाथ में पैसे देने पड़ेंगे। अभिजीत बनर्जी कह रहे हैं कि जो अभी तक का पैकेज दिया गया है वो काफी नहीं है। वैसे अब दूसरे पैकेज का सपना चालू हो चुका है, लेकिन इन सबसे पहले हाथ में पैसे देने की बात हमारे पूर्व सहयोगी अनिंद्य चक्रवर्ती ने प्राइम टाइम में ही कही थी। ना उन्हें कोई नोबेल दे रहा है ना मुझे। उल्टा आईटी सेल के अर्थशास्त्री उन्हें ट्रोल करने लगे कि ये पैसे देने की बात कर रहे हैं। फ्लैशबैक में देखिए, सरकार को सोचना चाहिए अपने आप को एक परिवार के तौर पे। जैसे एक परिवार को उतना ही खर्चा करना चाहिए जितनी आय है, लेकिन परिवार तो नोट नहीं, सरकार को सिर्फ नोट छापना है। ये ज्यादातर इकोनॉमिस्ट आपसे बोलेंगे ये इससे कुछ नहीं होता। जी होता है। जब लोगों के हाथ में पैसे नहीं है लेकिन आपके फैक्ट्री में, जैसे आप जानते गाड़ियों के बारे में आप जानते कि क्या हो रहा है, गाड़ियां बिक नहीं रही है। 30-35% गाड़ियों की बिक्री घट गई है। क्या वो फैक्ट्री
में बन नहीं सकती। इसका मतलब फैक्ट्री बंद है ना, फैक्ट्री बंद है, शिफ्ट बंद है, मतलब फैक्ट्री बंद है ना, फैक्ट्री बंद है, शिफ्ट बंद है। अगर 100 गाड़ियां बन रही थी उसकी जगह 65 गाड़ियां बन रही। क्यों? क्योंकि लोगों के हाथ में सिर्फ नोट छाप कर पैसे दे दे तो वो जाकर खरीदेंगे, सीधी बात है ना। अब लोग कहेंगे कि अगर हाथ में पैसे आ जाए फिर तो उतने ही चीज सामान है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर आपका मशीन है ना, वो अगर 100 गाड़ियों के लिए है और 65 बन रहे हैं तो आप एवरेज कर दीजिए, मशीन कॉस्ट हर गाड़ी का बढ़ जाता है। जब आप 100 बनाते हैं तो मशीन कॉस्ट घट जाता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि नोट छाप के लोगों के हाथ में पैसे देंगे आप, तो दाम घटते हैं, बढ़ते नहीं है। आप देख रहे हैं अर्थव्यवस्था का 22 को, थोड़ा पीछे मुड़कर देखिए कि किसने क्या कहा और क्या हुआ। बैंक फंस गए हैं, उनकी हालत बहुत खराब है। उनसे कहा जाता है कर्ज दो, वो कहते हैं देंगे तो कर्ज डूब जाएंगे, लेने वाले भी नहीं है। रिजर्व बैंक रेपो रेट कम करता है ताकि बैंकों के पास पैसा आ जाए और वो बिजनेस को लोन दे, मगर होता उल्टा है, बैंक आम लोगों की बचत का ब्याज घटा